नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीसीएस ज्ञान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अंतर्वैयक्तिक क्षमता एवं संप्रेषण से संबंधित जो टॉपिक है यूपी पीसीएस के सीसैट के लिए ये रामबाण वीडियो है आपके लिए। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें और इसमें पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र भी शामिल किए गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये एक वीडियो आपके 45 से 50 मिनट की होने वाली है, लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा कि संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच की जाती है कूट संकेतन माध्यम द्वारा, प्रतिपुष्टि द्वारा या निष्क्रिय विसंकेतन द्वारा। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर कोई आप किसी को कोई काम के लिए कहते हैं तो जब तक वो उसका रिस्पॉन्स मतलब कि उसकी प्रतिपुष्टि नहीं करता है कि भैया काम हो गया है, तो वो क्या होता है, वो संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच की जाती है प्रतिपुष्टि के द्वारा। देखिए, जो प्रक्रिया होती है संप्रेषण प्रक्रिया में, वो होता है संचारक, फिर संदेश जाता है, संदेश का माध्यम क्या होता है और माध्यम किस तरीके से बात किया जा रहा है उसका होता है, संकेत वाचन बात की जाती है, प्रापक है और प्रतिपुष्टि है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। आप सभी ध्यान रखें। और बाधा मतलब जब हम बात करते हैं तो बाधा क्या होता है, शोर बाधा होता है जब कोई इसमें डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट है पार विभागीय समितियां रूप हैं किसका, इष्टतम संप्रेषण का, ऊर्ध्वगामी संप्रेषण का, अधोगामी संप्रेषण का या पार्श्विक संप्रेषण का। तो ध्यान रखिएगा, पार विभागीय समितियां जो होती हैं वो पार्श्विक संप्रेषण का होती हैं। ठीक है, जब दो समान स्तरीय व्यक्तियों एवं विभागों के मध्य विचार विमर्श अथवा सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो उसे पार्श्विक संप्रेषण कहते हैं और यह क्षैतिज संप्रेषण का ही भाग होता है दोस्तों। और ये क्वेश्चंस कभी कभी डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं कि पार विभागीय समितियां रूप क्या है। मतलब अगर आप एक्सप्लेनेशन ध्यान ना दें और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं, तो आप इस सीरीज़ को अच्छे से कर लीजिए, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, और 13 है, मतलब इसके हिसाब से तीसरा है कि निम्न में से कौन सा सोर्स से संबंधित संप्रेषण में बाधा नहीं है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, द्विग आद्य रूप ये बाधा नहीं है, सोर्स से संबंधित नहीं है। ठीक है, पहला है आपका प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक समस्याएं, सूचना अधिभार और सांस्कृतिक विभिन्नताएं, ये आपका शोर तो नहीं है। ठीक है, संचार में उत्पन्न हुआ बाधा जो प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश प्राप्त करने में हस्तक्षेप करती है उसे शोर कहते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक समस्याएं, सूचना अधिभार, सांस्कृतिक विभिन्नताएं शोर से संबंधित संप्रेषण की बाधाएं हैं, जबकि द्विग आद्य रूप मानव व्यवहार, ऐतिहासिक मनोविज्ञान एवं साहित्यिक विश्लेषण से संबंधित होता है। तो ये तीनों तो बाधा होती है। ठीक है, और लेकिन ये जैसे मान लीजिए कोई रशिया का आदमी बात कर रहा है और मैं भारत से बात कर रहा हूँ, तो क्या होता है कि सांस्कृतिक विभिन्नता होने की वजह से ये बाधा का काम करती है, लेकिन बाधा क्या नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, द्विग आद्य रूप। 14 है, मतलब चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में पराभाषीय संकेत है। तो दोस्तों स्वर संबंधी जो छेपड़ होता है वो आपका पराभाषीय संकेत है। देखिए, स्वर संबंधी छेपड़ संप्रेषण में पराभाषी संकेत का उदाहरण है। पराभाषा से तात्पर्य संचारक द्वारा मुंह से निकाली गई आवाज़ की विशेषताएं, जैसे आवाज़ की तीव्रता, भारीपन, स्वर मान आदि से होता है। इन विशेषताओं के आधार पर संचारक की अभिप्रेरणा एवं संवेग का पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है किस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क में समूह के नेता के उद्भव की संभावना होती है लेकिन समूह के सदस्यों की तुष्टि निम्नतर होती है। दोस्तों, तो चक्र प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क में समूह के नेता का उद्भव की उद्भावना होती है, लेकिन इसमें समूह के सदस्यों की पुष्टि निरंतर नहीं होती। जैसे आप इससे समझिए, ठीक है, ये बीच में लीडर है, तो इसमें समूह के सदस्यों की पुष्टि निरंतर होती है। इसमें एक व्यक्ति केंद्र के माध्यम में रहता है। ठीक है, एक व्यक्ति एक केंद्र के माध्यम में रहता है, अतः इसे केंद्रीकृत संप्रेषण का एक प्रकार कहा जाता है। ठीक है, जैसे आप देखिए जब कोई मीटिंग होती है तो एक होता है कि टेबल हेड, मतलब उस चेयर वो जो टेबल है उसका जो चीफ है वो कौन सा है। ठीक है, तो किस प्रकार के संप्रेषण में समूह के नेता के उद्भव की संभावना होती है, तो इसमें दोस्तों चक्र के प्रकार की, ठीक है, चक्रीय प्रकार की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वगामी संप्रेषण में संगठनात्मक मौन का एक उदाहरण है। ठीक है, तो निस्पंदन, फिल्टरिंग,
ऊर्ध्वगामी संप्रेषण मौन का एक उदाहरण है। किसी भी संगठन में ऊर्ध्वगामी संप्रेषण उस समय होता है जब अधीनस्थ अपने से वरिष्ठों से संप्रेषण करते हैं। जब सूचनाएं निम्न से उच्च स्तर की ओर भेजी जाती हैं तब ऊर्ध्वगामी संप्रेषण होता है। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण कैसा होता है? इस तरीके से होता है कि निम्न स्तर से जो सूचनाएं होती हैं वो हायर लेवल पे पहुंचती हैं। तो ये क्या होता है? यही संप्रेषण होता है दोस्तों, ठीक है। ऊर्ध्वगामी संप्रेषण होता है, ऊर्ध्व। ओके, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा इसमें। संगठनात्मक संप्रेषण में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वैयक्तिक अवरोध नहीं है? तो प्रजाति केंद्रता अवरोध नहीं है दोस्तों, ठीक है। अर्थात्मकता, अनुग्रहण और छवि प्रबंधन संगठनात्मक संप्रेषण में अंतर्वैयक्तिक अवरोध उत्पन्न करते हैं, जबकि प्रजाति केंद्रता अवरोध उत्पन्न नहीं करता है। नेक्स्ट है, संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश पाया जाता है तो मेटा संप्रेषण में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश मेटा संप्रेषण में पाया जाता है। मेटा संप्रेषण एक द्वितीयक संप्रेषण है जो किसी जानकारी के अर्थ को बताता है। तो संप्रेषण निष्कपटता का उच्चतम अंश पाया जाता है मेटा संप्रेषण। आप इसको डायरेक्टली याद भी कर लीजिए, ज़्यादा समझने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं मैक्सिमम रिपीट होते हैं, सेम टू सेम एज इट इज़ जैसा है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सहकर्मियों के शाब्दिक अपशब्द को तितर बितर करने में सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, हानिकारक भाषा को स्वीकार करने से इनकार, ठीक है। ऑप्शन सी है दोस्तों इसमें कि हानिकारक भाषा को स्वीकार करने से इनकार करना सहकर्मियों के शाब्दिक अपशब्द को तितर बितर करने में सर्वाधिक उपयुक्त है, ठीक। नेक्स्ट है, सामीप्य प्रोक्सेमिक्स संबंधित होता है जो है तटस्थ संप्रेषण से, एक दिशान्मुख संप्रेषण से, शाब्दिक संप्रेषण से और अशाब्दिक संप्रेषण से। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा, अशाब्दिक संप्रेषण से। क्या है इसका? डेंजिंगर, हार्पर एवं उनके सहयोग तथा मेहराबियन द्वारा किए गए अध्ययनों से स्पष्ट है कि प्रमुख रूप से शाब्दिक संचार के तत्व या पहलुओं को 4 रूपों में बांट सकते हैं। 4 रूप कौन कौन से हैं दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, पहला है आपको प्रोक्सेमिक्स, काइनेक्सिक्स, मुखाभिव्यक्ति और पराभाषा। प्रोक्सेमिक्स सामीप्य में संचारक एवं प्रापक के बीच भौतिक दूरी से मिलने वाले संकेतों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति यहाँ से फ़ोन से वीडियो कॉल पे है और एक व्यक्ति यहाँ से, तो ये क्या है? ये प्रोक्सेमिक्स में संचारक तथा प्रापक के बीच भौतिक दूरी, फिजिकल डिस्टेंस से मिलने वाले संकेतों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व क्या है? सक्रिय श्रवण। जैसे जब शिक्षक आपको क्लास में कुछ पढ़ा रहे हो या इस वीडियो के माध्यम से अगर आप कुछ देख रहे हो, तो प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण तब हो पाएगा जब आप एक्टिव होकर के या किसी और काम को ना करके केवल वीडियो को देखें और समझें, तो ये आपका सक्रिय श्रवण कहलाएगा, ठीक है। प्रभावी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का मुख्य तत्व सक्रिय श्रवण होता है, ठीक है, श्रवण होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा संगठनात्मक परिस्थिति से संबंधित है? तो दोस्तों संगठनात्मक परिस्थिति से संबंधित है, ऑप्शन से इसका पार्श्विक संप्रेषण हो जाएगा। देखिए, पार्श्विक संप्रेषण संगठनात्मक परिस्थिति से संबंधित है जब संगठन या पद सोपान क्रम में समान स्तरीय कार्मिक आपस में संचार करते हैं तो यह पार्श्व या समस्तरीय या क्षैतिजिक संचार कहलाता है। संगठन में समन्वय बनाए रखने तथा परस्पर निकटता स्थापित करने में समस्तरीय संचार महत्वपूर्ण सिद्ध होता है, ठीक। तो प्रश्न को पढ़ें और उसका आंसर याद करें, ठीक है। निर्णय क्षमता, ये दूसरा टॉपिक है कि निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान। इसका प्रश्न है दोस्तों, किसके निराकरण में परिभाषा की प्रमुख उपयोगिता है? तो संदिग्धता के। जब कोई व्यक्ति किसी निर्णय के वांछित लक्ष्य के बारे में काफ़ी कम जानता है और जब निर्णय के विकल्प स्पष्ट न हो तो ऐसी परिस्थिति संदिग्ध कहलाती है, और ऐसी स्थिति में किसी निर्णय के निराकरण के समय परिभाषा की उपयोगिता होती है, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
कि सभी मनुष्य मरणशील हैं और कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है। ये प्रश्न आपका है, सूची सेकंड का सूची से मिलान करना है। कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान है और कुछ किसान धनी नहीं है। तो इसमें बताना है कि निषेधात्मक क्या है, सकारात्मक क्या है। तो इसका आंसर देख लीजिए आप कि सभी मनुष्य मरणशील। तो ये क्या है, ये सर्वव्यापी सकारात्मक, मतलब ये होना ही होना है। ठीक है, तो आपका ए का 3 हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है तो सर्वव्यापी निषेधात्मक है ये। कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान है तो अंशव्यापी, मतलब अंश मतलब थोड़े की बात हो रही है, सकारात्मक है। बुद्धिमान क्या है, अच्छी चीज़ है। कुछ किसान धनी नहीं है, तो इसमें अंशव्यापी मतलब यहाँ पे कुछ आ गया, तो अंश मतलब कुछ, तो अंशव्यापी निषेधात्मक हो गया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, किसी वैध मानक आकार का निरपेक्ष न्याय वाक्य निष्कर्ष विशिष्ट हो एवं दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हो तो उसमें तर्क दोष निहित होगा। ओके, तो इसमें आंसर आपका हो पाएगा सत्यात्मक तर्क दोष। किसी वैध मानक आकार का निरपेक्ष न्याय वाक्य निष्कर्ष विशिष्ट हो दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी है तो पद में सत्यात्मक दोष निहित होता है। ठीक, किसी वैध मानक का। ओके, प्रश्न को आप वीडियो को कई बार देखिए और इसका आंसर आप लोग तैयार कर लीजिए या रट लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते हैं। किसी समस्या की स्थिति में पूर्व में सामना की गई समस्या से समानता के आधार पर निर्णय की प्रक्रिया को कहते हैं, तो प्रतिनिधिकता का स्वशोध कहते हैं। क्या है ये, कि निर्णय लेने में निर्णायक कथनों को स्वतः शोध कहा जाता है। ठीक है, प्रतिनिधिकता का स्वशोध उस निर्णय प्रक्रिया को कहा जाता है इसमें किसी समस्या की स्थिति में पूर्व घटित हुई समस्या से समानता के आधार पर निर्णयातीत किया जाता है। स्वतः शोध 3 प्रकार का होता है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि स्वतः शोध, ठीक है, स्वतः शोध के प्रकार कितने हैं, तो ध्यान रखिएगा कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं दोस्तों इसके। ठीक है, 3 प्रकार है। कौन कौन सा है, उपलब्धता स्वतः शोध, प्रतिनिधिक स्वतः शोध और समायोजन और आश्रयण स्वतः शोध। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में कभी कभी बाधा उत्पन्न करता है, तो मानसिक विन्यास, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये प्रश्न डायरेक्ट कई बार पूछे गए। ठीक है, किसी मनुष्य का मानसिक विन्यास, मानसिक वृत्ति समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करता है। स्वशोध, सादृश्यता, एल्गोरिथम इत्यादि समस्या समाधान की युक्तियाँ हैं जिसमें एक विशिष्ट नियम या प्रक्रिया का अनुसरण करके समस्या का समाधान प्राप्त किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों 35। निम्नलिखित में से, मतलब ये आपका नंबर है तो इसका कोई वैल्यू नहीं, आप इसको तैयार करें। निम्नलिखित निर्णय शैली में से किसमें लंबा समय लगता है, तो विश्लेषणात्मक शैली में जब आप किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं तो उसमें लंबा समय लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। तो समस्या समाधान के विश्लेषणात्मक शैली में सबसे लंबा समय लगता है क्योंकि उनमें निर्णयकर्ता द्वारा संदिग्ध प्रकरणों या शब्दों को अधिक से अधिक सूचनाओं तथा विकल्पों का सहारा लिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं है। ठीक है, सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं है तो निर्णयात्मक श्रवण, देखिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निर्णयात्मक श्रवण सकारात्मक श्रवण का स्वरूप नहीं है। श्रवण सुनना अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निर्णय लेने के संदर्भ में फ्रेमिंग प्रभाव निम्नलिखित में से किसका उल्लेख करता है। फ्रेमिंग प्रभाव, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि विकल्पों की प्रस्तुति का ढंग विकल्प के चयन को प्रभावित करता है। तो जब आप किसी भी चीज़ को, जैसे आपको मेंस की आंसर राइटिंग करनी है तो सबसे पहले आप क्या करते हो, आप फ्रेमिंग में आप देखते हो कि हमें किस तरीके से प्रस्तुति करनी है। ठीक है, तो उसके विकल्पों का आप चयन करते हो, तो वो आपका फ्रेमिंग प्रभाव कहलाता है। इस हिसाब से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कि निर्णय लेने के संदर्भ में फ्रेमिंग प्रभाव विकल्पों की प्रस्तुति के ढंग विकल्पों के चयन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, किसी उच्च संसक्त समूह के सदस्यों के समालोचनात्मक मूल्यांकन परक निर्णय क्षमताओं के नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो वो समूह सोच कहलाती है।
देखिए, किसी उच्च संसक्त समूह के सदस्यों के समालोचनात्मक मूल्यांकन परक निर्णय क्षमताओं के नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति समूह सोच कहलाती है। ठीक है, ये मेन लाइन है और ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निर्णयन की वह शैली जो सभी को प्रसन्न रखने से अत्यधिक संबंधित है कही जाती है, तो वो क्या है? व्यवहार परक शैली। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। देखिए, निर्णयन की वह शैली जो सभी को प्रसन्न रखने से संबंधित है व्यवहार शैली कहलाती है। इस शैली में निर्णयकर्ता दूसरों के साथ कार्य करने में रुचि लेता है। मीन्स आप बहुत ही ज़्यादा सोशल है ना, एक्टिव आदमी है, मतलब व्यवहार परक आदमी है, तो इससे आपको मदद मिलती है। सभी को प्रसन्न रखने में अत्यधिक संबंधित होती है कि भैया बहुत व्यवहारिक आदमी है, तो आप इसे समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय के परिणामों की संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है? तो ऑप्शन ए इस करेक्ट हो जाएगा हमारा कि नियम नहीं है, पूछ रहा है निर्णय के परिणामों की। ठीक है, उपयोगिता का आकलन निर्णय के परिणामों की संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है। संभाव्यता का संबंध आगमन से है। आगमन निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट, वैध मानक आकार के निरपेक्ष न्यायवाक्य में यदि मुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त हैं तो उसे व्याप्त होना होगा किस में? मुख्य आधार वाक्य में। ठीक है, इसमें थोड़ा सा क्लू मिल गया था आपको कि यदि मुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त है तो उसे व्याप्त होना होगा तो मुख्य आधार वाक्य में। वैध मानक आकार के निरपेक्ष न्याय वाक्य में यदि मुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त है तो उसे मुख्य आधार वाक्य में व्याप्त होना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रसंभाव्यता गुण है किसका है? तो आगमनात्मक युक्ति का है। देखिए, प्रसंभाव्यता आगमनात्मक युक्ति का गुण है। प्रसंभाव्यता का संबंध आगमन से है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। प्रसंभाव्यता का गुण किससे है? आगमनात्मक युक्ति का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन निर्णयकर्ताओं में समस्याओं के सृजनात्मक समाधान खोजने की अच्छी प्रवृत्ति पाई जाती है? तो वो है संप्रत्ययात्मक शैली के निर्णयकर्ताओं में। ठीक है, समस्याओं के सृजनात्मक समाधान खोजने की अच्छी प्रवृत्ति पाई जाती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि निर्णयकर्ताओं में समस्याओं के सृजनात्मक समाधान खोजने की अच्छी प्रवृत्ति संप्रत्ययात्मक शैली के निर्णयकर्ताओं में पाई जाती है। संप्रत्यय चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन है। ओके, नेक्स्ट है कि अंतर्वैयक्तिक क्षमता एवं संप्रेषण। दोस्तों ये भी एक टॉपिक है। ठीक है, तो समस्त अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का अधिभावी विचारणीय तत्व क्या होता है? संदर्भ होता है। ठीक, समस्त अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का अधिभावी विचारणीय तत्व संदर्भ होता है। समस्त अंतर्वैयक्तिक संचार उस संदर्भ में प्रभावित होते हैं जिसमें यह घटित होता है। देखिए, इस वीडियो में मतलब ऐसे प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं, मतलब आप वीडियो को देख लें, ज़्यादा समझने की ज़रूरत भी नहीं और न ज़्यादा समझ पाएंगे। मतलब सीसेट पास होना है तो इसको रटना पड़ेगा, या आप जो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है उसको आप रट लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता कहलाती है, तो क्या है? अंतर्वैयक्तिक क्षमता कहलाती है दूसरों के साथ। ओके, अंतर्वैयक्तिक क्षमता एक प्रकार की चुनने की दक्षता है जो कि संचार के लिए अति आवश्यक होती है और संप्रेषण में प्रभावी होती है। ऐसी योग्यता व्यक्तियों को एक दूसरे से संचार लक्ष्यों को प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। संप्रेषण प्रक्रिया का ये आधार है। ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक दक्षता। नेक्स्ट है, जब आप अन्य अभिविन्यासित हो जाते हैं तो आप, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ए है कि अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हुए अन्य लोगों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं। ठीक है, तो अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हुए अन्य लोगों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं जब आप अन्य से अभिविन्यासित हो जाते हैं तो। नेक्स्ट है दोस्तों, रंगों से संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो रंग विद्या का प्रयोग किया जाता है रंगों से संप्रेषण के लिए। तो रंगों से संप्रेषण के लिए रंग विद्या शब्द का प्रयोग किया जाता है क्योंकि रंग एक महत्वपूर्ण संचार साधन है और यह धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक,
एवं सामाजिक प्रभाव से जुड़ा होता है। जैसे आज के समय आप लाल जो रंग है उसको किसी और पार्टी का प्रतीक मानने लगे हैं, ठीक है। भगवा है तो वो किसी और पार्टी का है, ठीक है। तो ऐसा होता है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में स्रोत भ्रामक के प्रकार निभाए जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा। ये अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण जो होता है वो परस्पर विचारों का आदान प्रदान करना, मानव सामाजिक संपर्क, पारस्परिक जागरूकता एवं सामाजिक अंतःक्रिया के कारण ही सुगमता से अंतर्वैयक्तिक संबंध निर्मित कर पाता है। इसमें प्रतिपुष्टि एक महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि इसी आधार पर संप्रेषण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अतः इसमें स्रोत भ्रामक के प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा निभाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख कार्य प्रकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको विचार करना है कि क्या सही है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपका चारों सही हो जाएगा। क्या? यह सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है, ठीक है। यह अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, यह भावनाओं को संवेगात्मक व्यक्त का अवसर प्रदान करता है, और यह निर्णय लेने को सहज बनाता है। तो दोस्तों ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा, मतलब सभी सही हो जाएंगे कि किसी भी समूह या संगठन के लिए संप्रेषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संप्रेषण के द्वारा ही समूह के सदस्यों के व्यवहार को निष्पादित किया जाता है, जो अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। सभी सदस्यों को अपनी भावनाओं एवं संवेदनाओं को प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है। संगठन या समूह के सदस्य की सभी क्रियाकलाप एवं अभिव्यक्तियों के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। नेक्स्ट है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम क्या है? तो द्विग संप्रेषण होता है, इसको हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट है, जन प्रवाद ग्रेप वाइन की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, तो इसमें किसी भी दिशा में जाने की छूट होती है, बिल्कुल सही है कि ग्रेप वाइन जो कंडीशन होती है, जन प्रवाद होता है, वो पहला सही है। दूसरा भी सही कि यह समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उद्यत होता है, तो ये भी सही है। डी है, इसमें शामिल लोगों के स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है, तो ये भी सही है। लेकिन डी आपका सही हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों, मतलब कि सी आपका सही हो जाएगा, लेकिन ये तीनों जो है वो जन प्रवाद के बारे में है, ठीक है। अनौपचारिक संचार व्यवस्था को अंगूरी लता संचार भी कहते हैं, क्योंकि इसका मार्ग भी अंगूर की बेल की तरह टेढ़ा मेढ़ा होता है। इस व्यवस्था में दिए गए संदेश आपसी संबंधों के कारण अफवाहों की तरफ फैलते हैं, यह प्रबंधन द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। नेक्स्ट है, प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? तो नीति प्रवचन करना, निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियाँ, ये क्या है? ये प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक का कार्य करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि क्या होती है? तो कभी कभी ये गैर इरादतन होती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, संप्रेषण क्या होता है? दो अथवा दो अधिक व्यक्तियों के मध्य लिखित, मौखिक, सांकेतिक, प्रतीकात्मक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं के प्रेषण की प्रक्रिया है। इसमें संदेश जो है वो मुख्य या आवश्यक तत्व है। इस प्रकार अंतःक्रिया के रूप में संदेश कभी कभी बिना उद्देश्य अर्थात गैर इरादतन भी प्रेषित होता है। नेक्स्ट है, आमने सामने के संप्रेषण का संदर्भ क्या होता है? समकालिक, ठीक है। जब कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति से अपने विचारों व राय दोनों की उपस्थिति में आदान प्रदान करता है, तो इसके आमने सामने का संप्रेषण कहा जाता है, ठीक है। और यह संचार विशेष रूप से चर्चा के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह श्रोता की तत्काल अर्थात समकालिक प्रतिक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, गोल्डन रूल सर्वोत्तम नियम नीति शास्त्र की हर प्रणाली में निहित होता है, और हर आदमी किसी न किसी रूप से इसे स्वीकारता है। अतः इस अकाट्य रूप से स्वास्थ्य नैतिक सिद्धांत क्या है? तो ये लोकोत्तेजक है। जैसे देखिए, जनता को आंदोलन के लिए जागृत करने के प्रयास का क्रियान्वयन गोल्डन रूल है, ठीक, ओके। प्रासंगिक तथ्यों की उपेक्षा करके जन समुदाय की भावनाओं और उत्साह को उभार कर किसी विषय पर सार्वजनिक स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास लोकोत्तेजक युक्ति दोष कहा जाता है। तो एक्सप्लेनेशन को आप लोग इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, जिससे आपका सीसैट का जो इंटरपर्सनल स्किल का टॉपिक है वो
कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है संप्रेषण प्रतिभागियों का चयन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है। तो ध्यान रखिए, सानिध्य, उपयोगिता और अकेलापन के द्वारा ये प्रभावित होता है दोस्तों। ठीक है, तो सानिध्य ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भाव के आदान प्रदान के द्वारा उत्तेजित भावनाओं को शांत कर समाज में शांति और संतुलन स्थापित करना ही संप्रेषण का उद्देश्य है। इसमें स्वयं का संप्रेषण प्रतिभागियों द्वारा प्रभावित सानिध्य, उपयोगिता तथा अकेलेपन के कारकों द्वारा होता है। नेक्स्ट है कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है तो क्या है, क्रोनेमिक्स है ये। दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों, विचारों, सोच और सूचना का मौखिक, लिखित, संकेतों अथवा मुद्राओं के माध्यम से संप्रेषण के आदान प्रदान की प्रक्रिया ही क्रोनोमिक्स के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है कि वह नया छात्र कहता है कि मैं उसका प्रिय प्राध्यापक हूँ, उसकी बात अवश्य सत्य होगी, क्योंकि कोई भी विद्यार्थी अपने प्रिय प्राध्यापक से कभी झूठ नहीं बोलता। गद्यांश में निहित तर्क दोष को पहचानिए तो क्या है, चक्रक है। उपर्युक्त प्रश्न में तर्क दोष चक्रक है, तो जो तार्किक रूप से दोषपूर्ण सिद्ध किया जा सकता है इसे संप्रेषण में हत्वाभास, तर्काभास और भ्रामकता भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान। तो निर्णय लेने का पहला चरण क्या होता है, विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना। जैसे आपको अगर पीसीएस बनना है तो आपका लक्ष्य है कि सबसे पहले आप अपने लक्ष्य को निर्णय लेने का कि भैया मैं ये काम करने वाला हूँ, तो क्या है, विशिष्ट लक्ष्यों को आपने निर्धारित या स्थापित कर लिया। ठीक है, तो निर्णय लेना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्वास या अन्य वैकल्पिक संभावनाओं के माध्यम के मध्य एक चुनाव किया जाता है। निर्णय लेने का प्रथम चरण विशिष्ट लक्ष्यों को स्थापित करना है। ओके सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदस्यों द्वारा प्रभावी निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक हो सकता है। तो चरम संशक्तिशीलता जो है ये आपका समूह सदस्यों द्वारा प्रभावी निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक हो सकता है। क्या है कि निर्णय शक्ति के अभाव में किसी भी प्रशासक के अन्य गुण प्रभावहीन एवं महत्वहीन हो जाते हैं। निर्णय निर्माण के लिए सदस्यों द्वारा प्रभावी चरम संशक्तिशीलता का संदर्भ हानिकारक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक ऐसा सामूहिक प्रयास जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है, तो वो क्या कहलाता है, बुद्धियोत्तेजक कहलाता है। ठीक है, बुद्धिशीलता एवं बुद्धियोत्तेजक एक समूह सृजनशीलता का तकनीक है, जिसके द्वारा सदस्यों के सहज योगदान द्वारा प्रस्तुत विचारों की सूची बनाकर किसी विशिष्ट समस्या के लिए निष्कर्ष निकालने के लिए प्रयास किए जाते हैं। नेक्स्ट है जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है, तो विकेंद्रित नेटवर्क में, ठीक है, इसका समूह निष्पादन उच्चतर होता है दोस्तों। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिए, है ना। निम्नलिखित में से निर्णय शैली में किसमें अस्पष्टता के लिए निम्नतर सहनशीलता पाई जाती है। तो निर्देशात्मक शैली के लिए क्या है ये, निर्देशक नेतृत्व शैली 4 में से एक है। नेतृत्व व्यवहार सेटिंग द्वारा विशेषता स्पष्ट उद्देश्यों और अपने अधीनस्थों के लिए नियम और यह सुनिश्चित करना कि अपनी अपेक्षाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित और समझा जा सकता है। ठीक है, विश्लेषणात्मक शैली निर्णय शैलियों में एक शैली वैचारिक विश्लेषणात्मक और व्यवहार है। हर नेता को एक समस्या का विश्लेषण करने और समाधान के लिए अपने ज्ञान का प्राथमिकता देता है। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब उसके बारे में है विशेष तौर पे, लेकिन ध्यान रखें इसमें हमारा सही उत्तर सी हो जाएगा। आप लोग इसको पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है। तो क्या है, ऑप्शन ए। उपयोगिता का आकलन किसी निर्णय के परिणाम की व्यक्तिनिष्ठ संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है। इसके लिए व्यक्तियों में किसी विशेष पूंजी के प्रति अभिरुचि प्रकट करते हुए क्रमबद्ध योजना के विकास पर बल दिया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है निर्णय क्षमता का सार क्या है।
विकल्पों के मध्य चयन करना। जैसे जब आप कोई निर्णय लेना हो तो ऑप्शंस आपके सामने हैं और आप क्या करते हैं, विकल्प लगाते हैं। तो विकल्पों के मध्य चयन करना निर्णय क्षमता का सार है। ओके, नेक्स्ट है, वह कौन सी मानसिक प्रक्रिया है जो समस्या समाधान में सहायक नहीं होता है। तो प्रकारात्मक जो है, प्रकारात्मक स्थिरता, ये आपका सही होगा। प्रकारात्मक स्थिरता समस्या समाधान में सहायक नहीं होता है। प्रकारात्मक स्थिरता एक प्रकार का संज्ञानात्मक पूर्वाग्रह है जिसमें वस्तु केवल विशेष तरीकों से काम करने के रूप में देखने की प्रवृत्ति शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस निर्णय निर्माण तकनीक में विचारों का योगदान देने के लिए संरचित नियम समाहित हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, नामिक समूह तकनीक। ये क्या है, किसी निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में संचारित नियम का प्रयोग विचारों के योगदान में किया जाता है। नामिक समूह तकनीक को डेल वेकल या वैंडवियन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट है कि नामिक समूह तकनीक को किसने प्रतिपादित किया था। तो डेल वेकल और वैंडेवियन द्वारा। यह सामूहिक निर्णय प्रक्रिया का एक उदाहरण है। सामूहिक निर्णयों में अंतर्निहित समस्याओं पर काबू पाने के लिए इसकी रचना की गई है। दोस्तों, ये जो अगला वीडियो है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आप सभी ध्यान रखें, अपना पढ़ाई करें और अच्छा खाएं, अच्छे से सोएं और खूब मेहनत करिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। तो दोस्तों, आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इस क्लास की जो नेक्स्ट क्लास है, मतलब इस टॉपिक से संबंधित, उसको ज़रूर देखें। नमस्कार।